दूसरा है, इस बहाने मेरा और मेरी पत्नी का, दोनों जन का नाम भी आ जाता है, उषा रामानंद। क्या और उसी नाम से मैंने शिक्षण सेवा समिति बनाई है, जिसको रजिस्टर्ड करा लिया है मैंने। उषा रामानंद शिक्षण सेवा समिति द्वारा इसको स्थापित कराया है। और मेरा पूरी तरह से मन है कि मैं केवल खेल और खिलौनों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दूं, नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में। और इसके लिए मैंने अपना सिलेबस, पाठ्यक्रम बनाया है। कम से कम महीना भर तक बैठ करके मैंने अपना सिलेबस तैयार किया है। उसको मैं प्रिंट कराऊंगा, तो जहाँ तक संभव होगा मैं ज़रूर आप लोगों को दूंगा। और उसी सिलेबस के आधार पर उसमें जीके से संबंधित हैं, उसमें इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स यानी नंबर, इनसे संबंधित चीज़ें हैं। खेल खिलौनों के माध्यम से मैं, जैसे एक खेल कूद का उदाहरण दे दूं मैं आपको, मुझे अपने बच्चों को सिखाना है इन एंड आउट, अंदर और बाहर। अब कहूँगा मैं इन यानी अंदर, आउट यानी बाहर, तो बच्चे इधर से सुनेंगे उधर निकाल देंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो उनको खेल कूद के माध्यम से टीचर से कहूँगा एक सर्कल बनाइए, बच्चों को खड़ा कीजिए, उसमें कहिए इन तो बच्चे अंदर जाएं, कहिए आउट तो बच्चे बाहर आएं। तो अब इन आउट करते करते 2 बार आउट बोल दीजिए। कुछ बच्चे अंदर आउट के बहाने कूद जाएंगे, उनको थोड़ा अलग कर दीजिए। तो इस तरह से आप शिक्षा देने का मेरा मन है। इसके लिए एक खिलौनालय मैंने बनाया है, वाचनालय के आधार पे। क्या कहते हैं, खेल कूद के खिलौने हैं और चार्ट्स वगैरह हैं, और कुछ खिलौने और स्पोर्ट्स के छोटे छोटे बच्चों के लिए सामान लाना है अभी। तो मेरा इरादा पूरी तरह से यही था कि मैं इनको खेल और खिलौनों के माध्यम से शिक्षा दिलवाऊं। टीचर्स को मैं अपना पाठ्यक्रम दूंगा, एक चैप्टर दूंगा और उसको बताऊंगा कि कैसे पढ़ाएं आप। उनकी अपनी आइडिया भी हो सकती है, और उसको करने के बाद फिर दूसरा चैप्टर दूंगा। इस तरह से मैंने इरादा किया है। बाकी आप लोगों की दुआएं हैं और ईश्वर की कृपा रहेगी तो प्रणाम आप लोगों को। यहाँ उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परमादरणीय माननीय दुबे जी, आदरणीय हमारे प्रधानाचार्य महोदय, मैनेजर साहब, यहाँ उपस्थित समस्त जनमानस को एक स्वर से नमन करते हुए, क्योंकि अब ये जो समय है, समय के विषय वस्तु में मैं जान नहीं पाया क्या होना है, लेकिन अचानक फ़ोन गया सावित्री दीदी का, दुबे जी आ रहे हैं। दुबे जी के जहाँ पाँव पड़ते हैं वहाँ तो लगता है कि हम लोगों को चढ़ धूली मिल जाए तो और भाग्य होगी। सबसे पहले मैं अपने मुख्य अतिथि के लिए मैं चाहूँगा आप सभी एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। दूसरी बात, जैसा कि आज का ये जो उद्घाटन का कार्यक्रम है UR किड्स प्ले स्कूल का, ये हम सबका कर्तव्य बनता है। जैसा कि अभी आदरणीय प्रबंधक जी ने बताया कि प्ले ग्रुप का जो स्कूल है, इस स्कूल को प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। वास्तव में हमारे एक गांव में एक लड़का था, मैं क्षमा चाहूँगा, एक सेकेंड लगेगा, 1-2 सेकेंड। एक लड़का था, वो पढ़ रहा था लगभग उस समय 1-2 में पढ़ रहा था, और उसको पढ़ाने का जो टीचर थे, वो ट्यूशन पढ़ाने वाले बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत अच्छे। वो पढ़ा रहे थे, तो कुछ पढ़ा चुके थे, वो पढ़ा रहे थे, तो ये मेंटल पर वो कह रहे थे कि अब पढ़ो तुम, मैंने तुमको कई बार पढ़ा चुका हूँ। तो वो लड़का जो था वो पढ़ रहा था, क्षमा करेंगे थोड़ा भोजपुरी भाषा का प्रयोग करूँगा। वो च ग छोटी की मात्रा गी, ल ह र बड़ी की मात्रा री, चीखुर। मतलब वो चीखुर का मतलब जो चित्र बना हुआ था गिलहरी का, वो चित्र जो मेंटल पर देख करके उसको बोल दे रहा था। मतलब ये प्रैक्टिकल जो दिख रहा था वो आसान कुछ समझ में आ रहा था, और मिलाना आसान नहीं समझा। कंगा को ककही बोल रहा था। कहने का मतलब जो प्रैक्टिकली चीज़ है, ये बहुत जल्दी बच्चों के दिमाग में ये जाता है। तो आइए मैं ज़्यादा कुछ ना करते हुए, जैसा कि आदरणीय हमारे दुबे जी का जो आह्वान हुआ है, एक गीत है कि इस परिवेश में चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे नर हो या नारी हो, जिस भी रूप में
जो विद्यालय होता है समता समानता का संदेश देता है। विद्यालय प्रबंध व्यवस्था की ओर से इसमें भेद नहीं होता है। तो मैं एक गीत अक्सर गाया करता हूँ कि जो नारियों को जो सम्मान मिला है, नारियों को जो समय मिले, वो स्थान मिले, वो साधन सुविधा मिले, तो पुरुषों से कहीं से भी कम नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि जो एक माँ के गर्भ में एक भ्रूण पल रहा था, और वो भ्रूण जो पल रहा था, आपस में माता पिता बात कर रहे हैं कि ये जो भ्रूण है वो लड़की है। किसी तरह पता चला कि वो लड़की है, तो इसको गर्भपात कराने के चक्कर में तब वो लड़की अपनी माँ से बता रही है, अपने पिताजी से अंदर से आवाज़ आ रही है कि माँ, पिताजी मुझे बाहर आने दीजिए, मैं किसी तरह से कोई कमी नहीं होने दूंगा और एक लड़का के बराबर कुछ करके दिखाऊंगी। वो लड़की बता रही है अपने पिताजी से, अरे बेटी बेटा में फर्क जनी, बेटी बेटा में फर्क जनी, लियावा ये बाबू, भरम दिलवा के मेटावा ये बाबू, भरम दिलवा के मेटावा ये बाबू। उदाहरण दे लइए, बेटी बन सावित्री बाई लिहली जनमवा, नारी शिक्षा के चलवली अभियानवा। इंदिरा गांधी के कुर्बानी जनी, भुलावा ये बाबू, भरम दिलवा के मेटावा ये बाबू, भरम दिलवा के मेटावा ये बाबू। बतावत है सानिया मिताली राज, साइना नेहवाल हो, मदर टेरेसा के अद्भुत मिसाल हो। हर क्षेत्र में, अंतरिक्ष में सुनीता के उड़ावा ये बाबू, भरम दिलवा के मेटावा ये बाबू। इस गीत के साथ ही यहाँ जो उपस्थित हैं गार्जियन बंधुओं से मैं कहना चाहूँगा, 2 रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। जैसा कि शास्त्र भी गवाही देता है, जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, उचित शिक्षा नहीं देते हैं, वो दुश्मन होते हैं, वो माता पिता शत्रु होते हैं। माता शत्रु पिता वैरी, एन बालो न पाठिता न सोवते, सभा मध्य हंस मध्य वो को यथा। वो माता पिता दुश्मन हुआ करते हैं जो अपने बच्चों को उचित शिक्षा नहीं देते हैं, क्योंकि वो बालक उसी तरह अपमानित होता है जिस तरह हंसों की सभा में कोई बगुला चला जाता है। अगर वो बच्चा पढ़ लिख करके शिक्षित बनेगा तो वो सोच सकेगा, वह सद्बुद्धि उसके अंदर आएगी। सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वत्र तुझे। सभी तीर्थों के बराबर माता होती है, सभी देवताओं के बराबर पिता होता है। वो जान सकेगा तब मान सकेगा, वो सेवा कर सकेगा, पालन पोषण कर सकेगा। तो आइए मैं इन्हीं वचनों से आपसे विदा लूँगा। जय हिंद, जय भारत। प्ले स्कूल के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित सम्मानित परम आदरणीय माननीय श्री दुबे जी, भाई सूबेदार स्नेही जी और जिला पंचायत की पूर्व सभासद रह चुकी बहन जी, बैंक ऑफ बड़ौदा के फील्ड अफसर और इस समय गोविंद इंटर कॉलेज के कार्यवाहक प्रिंसिपल और यहाँ उपस्थित अतिथिगण। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहेगी। हम नहीं रहेंगे, लेकिन जो रामानंद यह एक संस्था स्थापित कर रहे हैं, EUR किड्स प्ले स्कूल, जब तक यह धरती रहेगी तब तक यह संस्था बराबर
चलती रहेगी। बहुत पहले से शिक्षा का माध्यम खेल है। बहुत सी पद्धतियां हैं, जैसे मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, ये हमारी पुरानी शिक्षा प्रणाली की पद्धति है। इस पद्धति से जो प्रशिक्षण लेते हैं टीचर, जो बीटीसी करते हैं, पहले के जेटीसी किए हैं, बीएड किए हैं, एलटी किए हैं, तो उनको शिक्षण कार्य में यह बताया जाता है कि बच्चों को हम कैसे शिक्षा दें। एक प्लान बनाई जाती है। उस प्लान के माध्यम से हम 40 मिनट में बच्चों से हम प्रश्न करते हैं और बच्चा उसका जवाब देता है। लेकिन वह कार्य प्रणाली केवल ट्रेनिंग तक सीमित है, उसके बाद उसका उपयोग हम नहीं करते हैं। हमारा साल भर का परिश्रम जो हम ट्रेनिंग किए हैं वह व्यर्थ चला जाता है और हम वही अपने पैटर्न से, किताब से, गाइड से शिक्षा देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा कि काम करके सीखने का क्या महत्व है। जैसे आपको किताबी नॉलेज से बता दिया जाए कि तैरने में हाथ पैर चलाना पड़ता है और आदमी जब किसी नदी में कूद जाता है तो उसका हाथ पैर चलता है, वो तैर लेता है। तो जब तक आप नदी में कूदेंगे नहीं, उतरेंगे नहीं, तब तक आप तैरना नहीं सीखेंगे। तो यह जो है काम करके सीखने की एक पद्धति है। शिक्षा वह आयाम है जो बच्चे के अंदर एक संस्कार प्रदान करती है। वैसे शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा महत्वपूर्ण है। जैसे हम इमारत खड़ी करते हैं, इमारत में अगर हम नंबर 2 की ईंट लगा दें और उस पर 4 तल्ले की बिल्डिंग तान दें तो वह बिल्डिंग निश्चित धराशायी हो जाएगी। तो उसी प्रकार से प्रारंभिक शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। अगर प्रारंभिक शिक्षा हमारी मजबूत नहीं है तो ऊपर की शिक्षा हमारी कभी मजबूत नहीं होगी। तो बच्चे प्राथमिक में जब अध्ययन करने आते हैं तो सबसे बड़ा उत्तरदायित्व उनके माता पिता का पड़ता है। सबसे बड़ा संस्कार बच्चे के ऊपर उसके माँ का पड़ता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो बच्चा जिस परिवार में पलता है, अगर वह परिवार संस्कारवान है तो बच्चा के अंदर भी निश्चित संस्कार आएगा। अगर उसके पिता में बुरी लत है तो तय है कि उस बच्चे पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। पहले लोग, अब तो बंद हो गया है, पहले गांव के लोग अपने छोटे बच्चे को कहते थे कि थोड़ा हुक्का चीलम पकड़ लो और जाओ चीलम में आग लग के तंबाकू ले आओ, और उससे कहते थे थोड़ा इसको जगा दो। अब तो वो परंपरा बंद हो गई है, अब वह सब चल नहीं रहा है। तो शिक्षा के संबंध में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन शिक्षा को हम जोड़ दिए हैं एक व्यवसाय से। शिक्षा जो है एक संस्कार है। बहुत पहले हम चले जाएं तो लोग कहते हैं कि आज पहले की तरह शिक्षा नहीं है। अध्यापक पढ़ाना नहीं चाहता है, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन वह एक परंपरा थी कि पहले के विद्यालय गुरुकुल में चलते थे। वह बाजार से बहुत दूर एकांत स्थान पर रहते थे और बच्चा जब तक पूरी शिक्षा ग्रहण नहीं कर लेता था तब तक उस विद्यालय में, उस गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करता था। शिक्षा पूरी होने के बाद ही वो समाज में आता था। लेकिन आज तो माहौल इतना खराब हो गया है
कि हर घर घर में कुछ साधन बन गए हैं, हर घर में टीवी हो गई है, मोबाइल हो गई है, उसका हम सही उपयोग नहीं करते हैं। जैसा हम दिन भर टीवी खोल के बैठे हैं, दिन भर मोबाइल से बात करते हैं, तो बच्चे के ऊपर भी उसका असर पड़ जाता है। तो शिक्षा जो है ऐसी प्रदान की जाए जैसा अभी इस विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक रामानंद बताए कि मेरा उद्देश्य है कि हम बालकों के अंदर ऐसी शिक्षा दें जो कि खेल खिलौनों के माध्यम से दी जाए। तो शिक्षा का होगा क्या कि वह शिक्षा रटने वाली नहीं है कि उसको रटा जाए, वह काम करके सीखने वाली शिक्षा है। कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, बोला जा सकता है, लेकिन मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय दुबे जी, सूबेदार सनही जी, बैंक ऑफ बड़ौदा के फील्ड ऑफिसर साहब और हमारी बहन जी और यहाँ उपस्थित समस्त लोगों को मैं बधाई देता हूँ कि आप इस छोटे से कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देकर रामानंद की हौसला अफजाई किए। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रिंसिपल साहब, कार्यवाहक प्रिंसिपल साहब गोविंद इंटर कॉलेज, युवा बैंक ऑफिसर और हमारे अग्रज श्री रामानंद कांदू जी, सूबेदार सनेही जी और आदरणीय हमारी बहन सावित्री जी जो क्षेत्र पंचायत की मेंबर रही हैं। विराट व्यक्तित्व जिनका है, देश ही नहीं पूरे विश्व के लोग इन्हें देख रहे हैं। अभी हम एक छोटा सा इंटरव्यू भी इनका लेंगे और रामानंद जी के साथ भी हम बैठेंगे। लवकुश भाई और यहाँ उपस्थित हमारे तमाम साथियों, शिवचरण यादव जी हैं जो अध्यापक हैं महाविद्यालय में, सोमनाथ यादव जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। रामानंद जी ने जो यह शिक्षण संस्थान की स्थापना किया है, इन्होंने अपनी उम्र 100 साल कर लिया और अपने हाथों से किया है। जीवंतता रहेगी बच्चों के साथ, जो बच्चों के साथ बच्चा नहीं हुआ, जिसने बच्चों के साथ घुटनों के बल चलना नहीं सीखा, जो बच्चों को पीठ पर लेकर के और इस पर जो चलना नहीं जाना, उसका जीवन का कोई मतलब नहीं है। एक सूबेदार जी मुझे स्मरण हो रहा है, किसी ने मुझे कविता सुनाया था और शीर्षक है ओकर लाख तिजोरी में राखल बा, जिंदगी के मजा कछुआइल ना। तिजोरी भरी हुई है असरफी और नोटों से, लेकिन ज़िंदगी का मजा नहीं ले पाता। उसमें 2 लाइनें भीतर तक अपील की हैं कि अब संग बाल गोपाल के खेलन में धोतिया जेकर धोरियाइल ना। बच्चे हैं, जैसे ये दोनों बच्चे हैं, आप बाहर कहीं गए हैं, बढ़िया धोती कुर्ता पहन करके आ रहे हैं और बच्चे आ गए, धूल में लिपटे हुए हैं, आप उठा लिए, आपका सब गंदा हो गया, टाफी निकाल करके दे रहे हैं। ये जीवन है। तो संग बाल गोपाल के खेलन में धोतिया जेकर धुरियाइल ना, ओकर लाख तिजोरी में राखल बा, जिंदगी का मजाक जिंदगी का मजाक। ऐसे ही एक लाइन और है सब करके कि जेकरा घर अतिथि का अहरा लागल ना, जिसके यहाँ कोई आने वाला नहीं है साहब, आप रहिए ना, झूला डाल दीजिए, खूब बढ़िया सोफा आपका 5 लाख का हो, लग्जरी गाड़ी हो, अगर कोई आपके घर नहीं आ रहा है तो ओकर लाख तिजोरी में राखल बा, जिंदगी का मजा कछुआइला। तो मजा की शुरुआत तो अब बच्चों के साथ, बच्चे हो जाना है, खेल खेल में पढ़ाना है, उनके साथ गाना है, उनके साथ खेलना है, उनके साथ उसी भाषा में उन्हें पढ़ाना है। खेल खेल में कोई तनाव पैदा न हो, यही RTE है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। बच्चों को अब सर आँख भी नहीं तेरे रह जा सकता, ऐसे नहीं कर सकते आप, बच्चों को खड़ा भी नहीं कर सकते, खड़ा हो जाओ, वो समय खत्म हो गया। कभी कभी कोर्ट में कई बार देखा गया है जज साहबान लोग खड़ा कर देते। एक बार मैं गया एक जज के यहाँ बयान देना था, तो उस दिन हड़ताल था अधिवक्ताओं का, तो हमने पेशकार से कहा हमारा बयान लीजिए, कहिए जज साहब से, और वह बयान जज साहब को ही लेना था। 200 में जो बयान 202 में होता है,
हमने मिनिस्टर और विधायक लोगों पर मुकदमा किया था, उन लोगों ने चक्का जाम किया था, हमारी ट्रेन छूट गई थी। हमने कहा किसने अधिकार दिया आप हमारी ट्रेन छुड़वाएंगे चक्का जाम, तो हमने इन लोगों पर मुकदमा किया था। जज साहब की तरफ से आया कि आज तो हड़ताल है, इसलिए तो हमने लिख के दिया, पेशकार के माध्यम से चैम्बर में भिजवाया। तो चैम्बर में लेके पेशकार गए, हमने लिखा कि हमारा मौलिक अधिकार है और आप हमारा बयान लीजिए। तो जज साहब हमको बुलवाए। बुलवाने के साथ जैसे हम भीतर गए तो हमने सोचा अच्छा व्यवहार करेगा, तो हम बढ़ रहे हैं कुर्सी की तरफ, जज साहब यहाँ बैठे हैं, इधर अच्छी चेयर लगी है, इधर चेयर और इधर चेयर लगी है, सीजीएम मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी। हम बढ़ रहे हैं, हमने लोग व्यवहार में उतना कर लिया। हमने कहा रुकिए, बहुत जल्दी आपको मुकदमे की। हम ऐसे व्यवहार की अपेक्षा हमने नहीं किया था। हमने कहा, फिर हमने सोचा कि अब यह बुलाएगा पुलिस को और मुझे जेल भिजवाएगा, 14 दिन हम न्यायिक हिरासत में रहेंगे। फिर अंतःकरण से आवाज़ आई सावित्री जी कि बेटा अगर तुम्हारा जमीर मर गया तो तुम कल से करोगे क्या? हमने कहा जी जल्दी है। बहुत जल्दी है? कहा जी जल्दी है। पता है आपको कि आप इस समय हड़ताल है? हमने कहा जी पता है। फिर कैसे बयान देंगे? हमने कहा मुझे पता है कि हड़ताल है और यह भी पता है कि हड़ताल से प्रभावित मैं नहीं हूँ। कहा कैसे बयान देंगे? हमने कहा हमारे अधिवक्ता हैं, कल इनके ऊपर मैं मुकदमा करूँगा, इनसे हमारा अनुबंध हुआ है और अनुबंध में हमने इनको पैसे दिए हैं, इन्होंने मेरे साथ नहीं अच्छा किया है, तो इनके ऊपर मैं, और बयान आपको लेना है, बयान हमको देना है, इसमें बीच में अधिवक्ता का रोल क्या है? तो थोड़ा सा नीचे हुआ, थोड़ा सा। फिर कहा नहीं आप कैसे करेंगे, आपको पता है सारी तारीखें पड़ रही हैं। हमने कहा कल आपके खिलाफ भी मैं लिखूंगा उच्च न्यायालय को। तो और मैंने बताया हरीश उपल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में यह भी निर्धारित है कि यदि अधिवक्ता की वजह से किसी वादकारी का अहित होता है तो उनसे वह जुर्माना वसूल करेगा। अब जज साहब ऐसे आ गए थे और अब मैं चाप रहा था। विषय यह था कि जज साहब लोग भी वादकारी के साथ अच्छा सलूक करेंगे। अभी सोमनाथ के साथ हम आ रहे थे, हमने कहा सोमनाथ अगर कोर्ट के विषय पर चर्चा हो रही थी, मैं अधिवक्ता नहीं हूँ, सुप्रीम कोर्ट में अपना बहस अपने किया हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में, वो भी सदी के महानायक अमिताभ के खिलाफ, ये अलग बात है। तो विषय था कि बच्चों के साथ तो आप ऐसे नहीं कर सकते, आँख नहीं तरस सकते, और यही हाल अगर कोई है कैदी के साथ भी आप ऐसे गाली गलौज की भाषा का अख्तियार उसका व्यवहार नहीं कर सकते, उसका सम्मान है। सोमनाथ से मैं कहा कभी अगर मुझे जाना होगा कोर्ट में बयान देने तो मैं कहूँगा जज साहब कुर्सी मंगवाइए, खड़ा होने में हमको दिक्कत हो रही है और हमको थोड़ी भूख लगी है, नाश्ता मंगवाइए, नाश्ते में मैं थोड़ा सेब लेता हूँ, ये लेता हूँ। जज साहब मंगवाएंगे क्योंकि मेरा मौलिक अधिकार है, मैं भूखों वहाँ खड़ा नहीं रख सकता। तो कुल मिलाकर के विषय पर आता हूँ, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करके उन्हें आँख नहीं तरेरा जा सकता। अब तो यह है कि अभी है कि आप उन्हें पकड़ नहीं सकते। कई एक केस ऐसे आ गए हैं जिसमें उनके साथ नहीं तो कभी कभी प्यार उमड़ता है। मैं भी जाता हूँ नीचे से लेकर के, इंदौर IIT में मैं गया था, मुझे गेस्ट के तौर पर बुलाया था IIT इंदौर में। तो कभी कभी छोटे बच्चों के साथ ऐसे इच्छा होती है कि उनको लिपट करके बधाई दिया जाए। तो अभी चीज़ें कई एक लोगों ने चेहरे बिगाड़े जिसकी वजह से नियम बन गया आपके साथ कि आप उनको ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं टच नहीं कर सकते, हाँ ऐसे नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों का पालन करना है। अभी एक परसों के दिन मैंने एक वीडियो किया है, आप उसको देखेंगे। एक मास्टर साहब हैं, देखा अजय कुमार सिंह राय साहब हैं, वाराणसी के। हाँ, और सर 1 कुंटल 45 किलो वजन है उस व्यक्ति का। हाँ, मैंने अपने ऐसे नापा तो 6.5 फीट उनकी लंबाई है, और नाच करके बच्चे अच्छे दोस्त हो गए। और मैं इधर वृंदावन मथुरा गया, कहीं मत्था नहीं टेका। एक जगह एक विदेशी महिला है फ्रेडरिक, जिनको पद्मश्री मिला है, 18 साल की उम्र थी, आ गई थी यहाँ, रह गई। इस समय 62 साल उम्र है, और किराए की ज़मीन लेकर के घायल गाय, घायल सांड, घायल भैंसा, घायल घोड़ा, घायल जर्मन के हैं, घायल कुत्ता, घायल बंदर, सबका इलाज कर रही हैं। और पद्मश्री उनका गोबर से जो लिपाई पुताई हुई है उसी में, वहीं मत्था टेका। और एक उसी स्कूल पर जहाँ मास्टर साहब पढ़ा रहे थे, और तो साहब मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा सब है। ऐसे आदमी करके कुछ पतलों का जुट्टा मिल गया, कुछ भीटा मिल गया, जिधर कुछ करते हुए निकलता है आदमी कहीं भी, लेकिन इच्छा तो होगी। एक सेकंड खाली रोकिए। सर 32 बरस के अपने अध्यापकीय जीवन में
मैंने किसी बच्चे को एक थप्पड़ भी नहीं मारा है, जी क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहले आदेश आता था आप किसी बच्चे को मार नहीं सकते, ह्यूमिलिएट यानी उनको अपमानित नहीं कर सकते, और अधिक से अधिक उनसे बाहर बुला करके उनसे बात करिए। आप बच्चों से आपसे न सपरे तो हमको इन्फॉर्म करिए, पेरेंट्स को बुला के बात करिए। न ह्यूमिलिएट करना है, ना थप्पड़ मारना है बच्चे को। और मेरे यहाँ टीचर्स कोड में जब देखेंगे तो सबसे पहला है शारीरिक दंड अपराध है, इस यहाँ मान्य नहीं है। ना तो बच्चे को इंसल्ट करना है, ना तो मारना है, बस सिर्फ प्यार। एक स्लोगन लिखवाना है, मुस्कान और सम्मान, छोटे से लेकर बड़े का। प्रणाम। आप अब जैसे कुछ मास्टर साहब लोगों को जेल हम ही लोग भिजवाए, हम ही भिजवाए, और रहे कई महीना जेल में रहे। अब कोई परिचय नहीं मास्टर साहब, जब बल्कि परिचित थे, विद्यालय के प्रबंधक थे। इतनी मार मारा था, महेश्वर गुप्ता नामक एक लड़का था जमानिया का, इतनी मार उन्होंने मारा था कि 14 निशान तो मेडिकल जो परीक्षण हुआ था उसमें आए थे। बच्चा भयभीत था, रात को उठ बैठता था, उठ करके बैठ जाता था, कहता था अरे मारने आ रहे हैं, मारेंगे हमको, मार डालेंगे। मारा और उसके बाद भी नहीं हुआ तो लटका दिया 4ठी क्लास के बच्चे को, जेल भिजवाया गया, जेल में रहे। ऐसे कई लोगों के ऊपर हुआ। अब ऐसे लोगों को भी सिखाने की आवश्यकता है, बताने। अब आप अपने घर का, अब बीबी से अनबन हो गई रात को, 3 दिन से आपको दिक्कत हो रही है। अब आप उसका गुस्सा बैंक में उतारेंगे, कंज्यूमर पर, आप उसका गुस्सा क्लास में उतारेंगे, आप उसका गुस्सा थाने के हैं तो उसमें उतारेंगे। अगर आप डॉक्टर हैं तो इतना ज़बरदस्त सुई लगाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे। अब गुस्सा तो उस पर है। अब साइकिल रिक्शा चला रहा है, उसका अनबन हुआ है तो रिक्शे पर उतारेगा, साइकिल तेज पेडल मारेगा। अब यह है कि गुस्सा अगर बच्चों पर उतरेगा तो ये देश के लिए बहुत खराब है। तो गुस्सा खत्म करना है, गुस्सा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और तारे ज़मीन पर एक फिल्म है, शुरुआत हो बच्चों के साथ, उसको दिखा करके, और ऐसे तमाम लोगों को हम भी लाने का प्रयास करेंगे। अब तो शासन ने एक चीज़ अच्छा किया है, अच्छे काम की प्रशस्ति होनी चाहिए और बुरे काम की डट करके निंदा। शासन ने एक चीज़ अच्छा किया है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। अधिकारी पढ़ाएंगे। अभी एक IPS का इंटरव्यू में ले रहा था, मैंने कहा क्या पढ़ाना चाहेंगे? कहा सर हम तो उसके भूगोल के हैं, तो हम सर पढ़ाना चाहेंगे। तो ऐसा ही है, हमारी संपूर्ण शुभकामनाएं और ताकत झोंक देना है, झोंक करके, और बच्चे अच्छे नागरिक बने। यह बात सही है कि ऐसे क्षेत्रों में फीस नहीं मिल पाती, फीस नहीं मिल पाएगी तो आप अध्यापकों को कैसे देंगे? अध्यापक अगर फीस नहीं पाएगा, वेतन नहीं पाएगा तो बेईमानी करेगा। सर जी, शिशु मंदिर नाम नहीं लेना चाहिए सर, चूँकि व्यापक अनुभव है, पूरे देश का देखा हूँ। अब आचार्य जी का गाल धंस गया है, ऐसे हो गए हैं, धोती कुर्ता पहने हुए हैं, आकर के दच्छा हरमा करा रहे हैं, उत्तिष्ठ ये सब करा रहे हैं, और दिन भर में 100 रुपया मिलेगा। तो साग सब्जी लेके जाएंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे और कैसा उनका जीवन चलेगा? इसलिए आवश्यक है कि एक गरिमा के साथ उनको मिले। और जिनके पास पैसे हैं, पैसे साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, वह कम तनाव में रहेगा, और उसको यह लगेगा कि अगर बीमार होगा तो हम इलाज करा लेंगे, हम बच्चों को पढ़ा लेंगे। यह चीज़ें हैं, तो उतना पैसा होना भी अनिवार्य है। टीचर को भी चाहिए कि यहाँ करके फिर हम 2-4 जगह ऐसे। अभी एक लड़के का आया, तमाम समस्याएं आती रहती हैं, सर हमको 15,000 की कोई नौकरी दिलवा दो, सर बहन की शादी थी, बड़ा कर्ज हो गया, हमें 15,000 में क्या करोगे? तुमसे कम से कम 8 घंटा काम लेगा, नहीं तो 12 घंटा लेगा, कैसे करोगे? अपना कैसे चलाओगे? तो सर क्या करेंगे, उसी में चलाए। हमने क्या करते हो? तो सर हम BSc कर रहे हैं। चलो, तुम्हारा विषय क्या क्या अच्छा है? तो सर हमारा अंग्रेजी अच्छा है, और फ़ोन पर बात हो रही थी, मैथ अच्छा है। हमने कुछ सवाल भी पूछा तो उसने बताया। हमने कहा क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? जाकर के बच्चों को कुछ वहीं दरी पर पढ़ाओ ना, कहीं मिल जाएगा। तो सर पढ़ाता था, लेकिन इस समय अब वह इच्छा नहीं कर रही है। हमने कहा बेटा जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, हमारे पास हुनर है, और कौन नहीं चाहता कि हमारे बच्चों को कोई अच्छा पढ़ाने वाला टीचर मिल जाए। हम 2 बच्चों से शुरुआत करेंगे, और यह हमारी डिग्निटी का सवाल है, गरिमा के साथ हम करेंगे। और नहीं कर रहे हो तो ऊपर वाला तुम्हें कहीं कोई रोजगार नहीं देगा, कहते हैं जान लो। जो 15,000 देगा वो तुमसे 12 घंटे का काम लेगा बेटा। तो यह है सर, आज के दिन अच्छा लगा। हमारी मंगल कामनाएं, जो लोग भी यहाँ हैं, और फिर हम लोग आते रहेंगे, बच्चों के साथ बातचीत करते रहेंगे। आशा करता हूँ कि क्षेत्र के लोग इस
जो शिक्षा संकुल है, यहाँ की उपयोगिता, यहाँ की प्रासंगिकता को भीतर तक उसका एहसास करेंगे। और देखिए एक चीज़ है, मैंने ऐसे तमाम विद्यालयों को देखा है, महाविद्यालयों को भी देखा है, उसके निचले स्तर को, जहाँ लोग जानते हैं कि यहाँ हमारे बच्चे का भविष्य सुरक्षित है, वहाँ लोग भेजेंगे। और या किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, चिल्ला चिल्ला के बताते रहिए, सब जान जाते हैं। नहीं पता है कि यहाँ का इंस्पेक्टर कैसा है, सब जान जाएंगे, सब जान जाएंगे कि डीएम आया है तो कैसा है, दारू पीता है, कैसे लोगों को पसंद करता है, जातिवादी है, कप्तान थाना बेच रहा है, सब जान जाते हैं, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। तो अच्छा रहेगा तो सब जान जाएंगे, बुरा रहेगा तो आप छिपाने से भी वो नहीं छुपेगा। तो मुझे लग रहा है कि आपके पास बड़ी ऊर्जा है सर, बड़ी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को छोड़ दीजिए इसमें। और यह मान करके चलना है कि हमारी जो ऊर्जा है इसके सदुपयोग का असली समय यही है। और यह नहीं सोचना है कि यार पहले हम, यह नकारात्मक स्वभाव है, लोग कहते हैं कि अरे भैया अगर पहले हम शुरू कर दिए होते तो आज तक कहाँ से कहाँ रहते। ये सब फालतू बातें हैं। असली समय यही है करने का, और प्रकृति ने ठीक समय पर इस काम की शुरुआत हमसे कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी के लिए हमारी मंगल कामना।